हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, जिसमें हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट किया था। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से देख लेते हैं। आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी। सो बच्चों, हाउ डू वी डिफाइन डाइवर्सिटी? यहाँ पर बायो का मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन या वैरायटी से। ठीक है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी वैरायटी, कितनी वेरिएशंस देखने को मिलती है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो हाउ कैन वी डिफाइन बायोडाइवर्सिटी? कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीशीज। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीशीज और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, तो अब याद रखिए किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलने वाले जो नंबर ऑफ स्पीशीज है और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, उन्हीं को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। राइट। अब ये टर्म दी किसने थी? देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे बच्चों, जिन्होंने ये टर्म दी थी। उन्होंने बोला कि जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या फिर डिफरेंट स्पीशीज के नंबर है, वो वेरी कर सकते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में। अलग अलग साइंटिस्ट ने मिलकर अंदाजा लगाया, एस्टिमेशन लगाया, और कितनी स्पीशीज बताई हमारे वर्ल्ड में? 1.7 से 1.8 मिलियन। लेकिन बच्चों, एनटीए वाले ना क्वेश्चंस को घुमा घुमा के आपके सामने ला के रखेंगे। So they can also write it as 17 lakh to 18 lakh. 17 lakh to 18 lakh. करेक्ट। आगे देखो बच्चों, यहाँ पर हम अगला टर्म पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर। क्यों भाई, और इसका मतलब क्या है? एक बात सोचो, आप ऐसे रास्ते में वॉक करते हुए जा रहे थे, कहीं घूमने गए थे मस्त बढ़िया सी जगह, वहां के रहने वाले लोग चिड़िया को देखकर गोरैया कहते हैं, और आप लोग गोरैया नहीं चिड़िया कहते हो, है ना? तो सामने कोई बर्ड है और आप लोग चिड़िया चिड़िया चिल्ला रहे हो, वो गोरैया गोरैया चिल्ला रहे हैं, तो कंफ्यूजन होगी। राइट। तो हमेशा जो एरिया के हिसाब से नाम रखे जाते हैं वो वेरी करते हैं, उनको कॉमन नेम कहते हैं, और वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए कार्लस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने ये टर्म दी थी, नॉमेनक्लेचर। कार्लस लीनियस ने कौन सी टर्म दी बच्चों? नॉमेनक्लेचर। और इसका मतलब क्या है? इट मींस द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ऐसी वैसी नेमिंग नहीं, इस तरीके से नेमिंग की जाती है ऑर्गेनिजम्स की जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाने जाए, जिसकी वजह से किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, और ये साइंटिफिक नेम यहाँ पर देते हैं। तो हमें याद रखना है, नॉमेनक्लेचर is the process of naming of organisms in such a way that the organism is known by the same name all over the world. The organism is known by the same name all over the world. ये ठीक है जी। फिर आपसे पूछेंगे नॉमेनक्लेचर के फादर कौन है, तो वो भी कार्लस लीनियस है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर। राइट। फिर पूछेंगे फर्स्ट स्टेप क्या होता है नॉमेनक्लेचर में, तो आप बताएंगे आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन नॉमेनक्लेचर। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों, मान लीजिए मुझे एक नया प्लांट दिखा, मैंने बोला भाई इसका साइंटिफिक नेम तो मैं ही रखेगी, अपुन रखेगा इसका साइंटिफिक नेम, लेकिन नाम रखूंगी मैंजीफेरा इंडिका। तो ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मैंजीफेरा इंडिका है वो ऑलरेडी मैंगो का साइंटिफिक नेम। ठीक है। तो अगर मुझे कोई नया प्लांट अब दिखता है, तो मैं उसको क्या नाम नहीं रख सकती हूँ, ये पता लगाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चों, जिसको हम कहते हैं ICBN या फिर ICZN। यहाँ पर बी का मतलब बोटैनिकल है, यानी कि प्लांट्स, बोटैनिकल, और जेड का मतलब जूलॉजिकल है,
कि एनिमल्स, ठीक है। तो अगर हम किसी न्यू प्लांट्स को डिस्कवर करके उसका साइंटिफिक नेम रखना चाहते हैं तो पहले कौन कौन से साइंटिफिक नेम दिए जा चुके हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें ICBN से मिलेगी। अगर सेम चीज़ हम एनिमल के लिए करना चाहते हैं तो ICZN से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और यहाँ पर इंटरनेशनल कोड ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, राइट। दोनों के एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप इन आइडेंटिफिकेशन, जो नॉमेनक्लेचर का पहला स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आगे देखो। अभी जो कार्लस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, जब इन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया था तो बेटा उसको इन्होंने नाम दिया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल का मतलब होता है कि सभी साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होंगे, सभी साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला कंपोनेंट जीनस और दूसरा कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको स्पीशीज भी कहा जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में यानी कि ऐसा साइंटिफिक नेम दिया जा रहा है जिसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट होता है जीनस और दूसरा कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज। तो बेटा मैंगो का साइंटिफिक नेम हम ले रहे हैं यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका। तो इस साइंटिफिक नेम को जो मैंने लिखा है उसका तरीका जरा देखिए। हाउ हैव आई रिटन दिस साइंटिफिक नेम? देखो, मैंजीफेरा में M मैंने कैपिटल बनाया, इंडिका का I मैंने स्मॉल बनाया, दोनों को मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया। तो ये जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कार्लस लीनियस ने दिया था, तो उन्होंने बोला भाई साहब देखो, नॉमेनक्लेचर मैं दे रहा हूँ तो रूल भी मैं ही दूंगा, मैं बताऊंगा किस तरीके से आप एक साइंटिफिक नेम को लिख पाओ। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के 4 रूल्स दिए गए थे बच्चों, जिसमें से सबसे पहला रूल था all the biological names are taken from Latin language। कौन सी लैंग्वेज से लिए जाते हैं? लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स। और कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं? इटैलिक्स। ये सबसे पहला रूल था। दूसरा रूल, फर्स्ट कंपोनेंट जो किसी भी साइंटिफिक नेम का होगा वो क्या होगा बच्चों? अभी मैंने बताया था, जीनस, एंड द सेकंड कंपोनेंट वुड बी स्पीशीज। पहला कंपोनेंट जीनस और दूसरा कंपोनेंट स्पीशीज। थर्ड रूल, जो जीनस का फर्स्ट लेटर होता है बच्चों वो कैपिटल होता है। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, जबकि स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल लेटर होता है। स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है बच्चों वो स्मॉल है। ये तो मैंने भी आपको साइंटिफिक नेम में ही बता दिया है ना, साइंटिफिक नेम में ये भी हमने पढ़ा। फोर्थ रूल कहता है whenever these scientific names are hand written, जब भी ये साइंटिफिक नेम्स हैंड रिटन होंगे तो बेटा उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाए। हम इसको क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। ये आई बात समझ? तो किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखा जाएगा तो इन रूल्स के बेसिस पर लिखा जाएगा। आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा वो क्या करते हैं पता है? वो इन चारों में से एक रूल को मॉडिफाई कर देते हैं और पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, है ना। तो आपको पता है आंसर तो क्या इनकरेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बच्चों वो ये है, which of the following is the correct scientific name of mango as discovered by Carolus Linnaeus? यानी कि जो कार्लस लीनियस ने मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया था वो कौन सा है? तो आप बताओगे वो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका लिन। मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये करेक्ट साइंटिफिक नेम है मैंगो का एज डिस्कवर्ड बाय कार्लस लीनियस। ठीक है जी, ये तो सबको समझ आया, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक, राइट।
अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। नाउ हाउ डू वी डिफाइन क्लासिफिकेशन, क्या होता है क्लासिफिकेशन? देखो, जब भी हम ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स के आधार पर जो कि देखे जा सकते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स के आधार पर जो कि देखे जा सकते हैं, ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, उसकी बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना क्लासिफिकेशन है। And the branch of science that deals with classification is called taxonomy. The branch of science that deals with classification. The branch of science that deals with classification is called taxonomy. ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नीट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे साथ साथ वो सारे क्वेश्चंस आपको समझाने पड़ेंगे, है ना। तो बेटा एक स्टेटमेंट आ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताओ, तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपको बताना है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, सेल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, इन सभी के आधार पर मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया जाता है। यहाँ पर लिख लेते हैं मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कौन सा होता है वो? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर या कैरेक्टर्स, देन सेल स्ट्रक्चर्स, है ना, देन इकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल। ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर हम क्या करते हैं, मॉडर्न बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये फीचर्स आपको याद होना ही चाहिए, राइट। अगला देखिए बच्चों, अगला टर्म है बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स किसने दी थी, क्या होता है इसका मतलब, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो टर्म है सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टमैटिक, इसका मतलब है सिस्टमिक अरेंजमेंट, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, which includes identification, है ना, nomenclature एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बच्चों हमेशा याद रखना, सिस्टमैटिक्स का मतलब है जब भी कभी हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे, उसको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बेसिस पर होता है, सिस्टमिक तरीके से होता है, राइट। इसी को हमने नाम दे दिया सिस्टमैटिक्स। तो ये एक वर्ड है लैटिन में सिस्टमा, ठीक है, उसके बेसिस पर हमने ये अरेंजमेंट की है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इन तीनों के अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स इवोल्यूशनरी यानी कि फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या है बच्चों, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सही बात है। साथ ही साथ ये जो न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म है, न्यू सिस्टमैटिक्स, ये जो टर्म है बेटा ये जूलियन हक्सले ने दी थी, एक साइंटिस्ट थे जूलियन हक्सले, आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, सो आपको ये यहीं से याद करना होगा, ठीक है। एंड देयर इज अनदर बुक सिस्टमा नेचुरा, जो कि कार्लस लिनियस ने बताई थी, नॉमेनक्लेचर के बारे में उन्होंने काफी सारी चीजें इसमें डिस्कस की थी, कार्लस लिनियस। एंड देयर इज अनदर बुक जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, बेटा वो दी थी बेंथम एंड हुकर ने। वो किसने दी थी, बेंथम एंड हुकर ने। ये आपको साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखने हैं बच्चों, बेंथम एंड हुकर, करेक्ट।
तो ये सिस्टमा नेचुरा हमने पढ़ लिया, न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दिया, बायो सिस्टमैटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, है ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जब हम टेक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, तो बच्चे उसके अंदर टोटल 7 कैटेगरीज होती है। टेक्सोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, राइट। So in total we have 7 obligate categories like this: kingdom, phylum. phylum को plants के केस में division भी कहा जाता है, phylum को plants के केस में division भी कहा जाता है। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ये वो साइंटिस्ट हैं बच्चों जिन्होंने ये टर्म दी थी फाइलम, ठीक है। देन आते हैं क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हाउ मेनी ऑब्लिगेट कैटेगरीज आर प्रेजेंट। तो टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज प्रेजेंट होती है। कितनी? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज प्रेजेंट है। दूसरी चीज, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है बच्चों? दूसरा आपसे पूछेंगे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप बोलेंगे स्पीशीज होती है भाई। क्या होती है? स्पीशीज होती है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। फिर पूछ लिया जाता है बच्चों कि जो ट्राइब होता है वो किस किस के बीच में आता है, तो फैमिली और जीनस के बीच में एक और सब कैटेगरी आती है जिसको ट्राइब कहा जाता है, राइट। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ईच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, तो आप बताओगे रैंक या फिर लेवल टैक्सॉन कहलाता है। हर एक रैंक या लेवल को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। और इसका प्लूरल होता है बच्चों टैक्सा। इसका प्लूरल क्या होता है? टैक्सा, ठीक है जी। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये जो पूरा स्टेप वाइज अरेंजमेंट है, स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन है प्लांट्स और एनिमल्स की, दिस इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसको हमने क्या नाम दिया? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। हाउ डू वी डिफाइन इट? स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है बच्चों। अब कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या किस तरीके से कैरेक्टर्स पर असर पड़ेगा, कैसे वो डिफरेंशिएट करेंगे जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे। बच्चे एक बात सोचो कि टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशीज है, और स्पीशीज का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके, जो इंटरब्रीड कर सके और जिनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है। तो जब आप स्पीशीज से जीनस या फैमिली या ऑर्डर की तरफ जाओगे तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं बेटा, वो कम होते रहेंगे, लेकिन जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होते रहेंगे। तो याद रखना, whenever we move from species to kingdom, जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, वो डिक्रीज होते रहते हैं। सिमिलर कैरेक्टर क्या होते हैं बच्चों? डिक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जनरल कैरेक्टर्स बढ़ेंगे लेकिन सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज। ऑलराइट, सो यहाँ तक आप इस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आने वाली है उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, हैव अ गुड डे।